गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही भाई? यस सर। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। यस सर। चलिए शुरू करते हैं। जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज कंप्यूटर क्राइम। सो कंप्यूटर क्राइम में हमने जो भी देखा था, इट इज टोटली अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ सम एनीवन कंप्यूटर्स और डेटा और प्राइवेसी वायलेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो यानी कि जहां कहीं भी हम कंप्यूटर के द्वारा या कंप्यूटर पर इलीगल एक्सेस या अनऑथराइज्ड यूज जो भी है परफॉर्म करते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंप्यूटर क्राइम। ठीक है, तो उसको डिस्कस हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया था प्रीवियस क्लास में। जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट यू शुड एबल टू आंसर what is the difference between cyber crime and what is the hacking and cracking। ठीक है, तो हैकिंग और क्रैकिंग पे डिस्कशन चल रहा था। आई थिंक वो क्लियर भी हो गया होगा जो भी नोट्स मैंने दिए हुए थे। ठीक है, एक बार उनको समराइज कर लेंगे कि और भी कई सारे उसमें पॉइंट्स आ रहे थे जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ जो हैकिंग के प्रोसीजर्स थे, लाइक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको DOS, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स एटसेट्रा। तो वो आप लोगों ने अगर स्टडी किए होंगे, ब्रीफली मैंने आपको बता भी दिया था, तो वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब जो नोट्स मैंने भी पोस्ट किए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, उनको आप रेफर करेंगे और उसी को आगे हम हल्का सा समराइज कर लेंगे जो हमारी प्रीवियस क्लास थी। और नया जो हमारा टॉपिक होगा वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट में क्या क्या पैरामीटर्स को हमें कंसीडर करना होता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक वी विल स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लास। तो देखते हैं क्या था उसमें प्रीवियस क्लास में। ये आई थिंक हो गया था ना पूरा, जो भी अनऑथराइज्ड रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन, अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये सारे आपके कंप्यूटर क्राइम्स के जो एक्टिविटीज हैं। ठीक है, हैकिंग एंड क्रैकिंग की जो डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे, जो कि हमारा डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हैकिंग को एक्चुअली हम बोलेंगे प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू गेन एक्सेस, प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर रिसोर्सेस। ठीक है, तो जो भी हम हैकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं कि सक्सेसफुल हो भी सकता है, सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है, बट इट इज द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग, ठीक है, टू गेन सक्सेसफुल अनऑथराइज्ड एक्सेस। वेयर एज अगर हम क्रैकिंग की बात करेंगे तो क्रैकिंग का काम क्या होता है, इट इज द एक्ट ऑफ लाइक ब्रेकिंग इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इवन इन कंप्यूटर नेटवर्क ऑल्सो। ठीक है, दोनों में लगभग जो सिमिलरिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो सिमिलरिटीज लगभग हैकिंग और क्रैकिंग की लगभग सेम हो रही हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्रैकिंग आपका टर्म जो यूज हो रहा है, उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं हैकिंग से, ठीक है, जो कि हमारा प्रीवियस टॉपिक भी था, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि इतना एक्सप्लेनेशन के बाद यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो हैकिंग इज द ऑब्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ऑब्सेसिव का मतलब आप समझते हैं ना, जुनूनी। ठीक है, और द अनऑथराइज्ड यूज और एक्सेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपका हैकिंग एज वेल एज क्रैकिंग दोनों टर्म आपके अलग अलग जो भी हमारे प्रोसीजर्स हैं, या इलीगल यूज है या अनऑथराइज्ड एक्सेस है, समटाइम इट इज रेफर्ड टू एज हैकिंग, समटाइम इट इज रेफर्ड टू अ क्रैकिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको ये आपके सामने ये दिखा हुआ है, आपका उस पर पोस्ट भी कर दिया है क्लास पे। तो अभी मैंने आपको जो बताया, हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू गेन or successfully gaining unauthorized access to computer resources. You know what are the computer resources, whereas cracking is the act of breaking into a computer system, often on a network, maliciously for personal gain. ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे इनको, और आगे जब हम डिटेल में देखेंगे तो और भी इनमें जो एक्टिविटीज की जो हम बात कर रहे हैं हैकिंग क्रैकिंग की, इन टर्म्स ऑफ हमारा साइबर
थेफ्ट, तो साइबर थेफ्ट की अगर हम बात करें तो साइबर थेफ्ट क्या होता है? कोई आंसर कर सकता है? सामने हालांकि लिखा हुआ है। साइबर थेफ्ट की बात अगर हम करें तो साइबर थेफ्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि ये सारे हम डेली लाइफ में टर्म यूज करते हैं, बट होता क्या है कि हम उतना ज्यादा डिटेल में इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि टर्म लिखा हुआ थेफ्ट, तो थेफ्ट आपको पता है कि थेफ्ट का मतलब क्या हुआ? थेफ्ट का मतलब यही हुआ है कि किसी की प्रॉपर्टी को आप किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाएं, ठीक है। तो हार्म का इन टर्म्स क्या बात हो रही है यहाँ पर? जब हम थेफ्ट की बात करेंगे तो थेफ्ट का मतलब ही ये हुआ कि किसी एसेट को आप इलीगली अपना बना ले, ठीक है। तो इलीगली अपना बनाने का मतलब क्या हुआ कि साइबर जो टर्म जुड़ा हुआ उससे अगर हम रिलेट करेंगे तो जितनी भी हमने डेफिनेशन देखी कम, आपके कंप्यूटर क्राइम की या साइबर क्राइम की, तो उसमें आपका साइबर थेफ्ट आपकी वो एक्टिविटी होगी जो कि फोकस्ड होती है आपका जो भी है फंड, इलीगल फंड ट्रांसफर या इलीगल जो आपका फंड थेफ्ट, ठीक है। तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन द समवन पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब अकाउंट की बात, जो थेफ्ट की बात यही बोली जा रही कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसका यूज इतना ज्यादा वास्ट हो गया है कि डेली लाइफ में हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, डेबिट कार्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हैकिंग और क्रैकिंग यहाँ पर देखिए आपका इंक्लूड हो जाएगा कि हैक किया आपके जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और जो भी देखिए हैक किया, क्या किया, आपकी पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है लाइक अकाउंट नंबर, पासवर्ड्स एंड जो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर है, वट एवर जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द लॉगिन ऑल्सो। फिर इसके बाद क्या करना है कि जो क्रैक करने की बात होती है तो आपको पता है कि जो वेरियस जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं या जो भी आपका प्रोटोकॉल है, जो आपका नेटवर्क में आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वेरियस आपके सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई कर रखी है टू सिक्योर योर ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी की जो हम बात कर रहे हैं उसको अगर हम वायलेट कर ले जाते हैं या जो एक्टिविटी ऐसी होगी जो कि आपका इलीगल या अनऑथराइज्ड जो यूजर है वो उसको पेनिट्रेट कर देता है, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रैकिंग, ठीक है। तो फिलहाल क्या हुआ कि जो थेफ्ट की हम बात कर रहे हैं टोटली हमारा क्या है, इट इज द फ्रॉड रिलेटेड टू योर बैंक या रिलेटेड टू योर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो साइबर थेफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो टेक्निकली हम जो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इट इज एंड इट कैन बी अनऑथराइज्ड नेटवर्क एंट्री, अनऑथराइज्ड नेटवर्क एंट्री एंड फ्रॉड fraud or alteration in computer database and crime for the theft of money. So it is based on it is focused on money. तो जो बैंकिंग की बात हम कर रहे हैं, जो बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा हमारा किस में अंडर में आ रहा है, आपका साइबर थेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हैकिंग और क्रैकिंग आई थिंक मैंने क्लियर किया है यहाँ पर, तो आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। और थोड़ा सा भाई नहीं ध्यान भी नहीं। रखिए, एक चीज मैंने शुरुआत में बोलना चाह रहा था, मैंने कहा क्लास स्टार्ट हो जाए। देखिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप न्यूज चैनल्स वगैरह आप देख रहे होंगे, अपना ध्यान रखें, अपने मतलब घर वालों का भी ध्यान रखने, सिक्योरिटी आपका जितनी भी एहतियात है, जो भी आपका प्रिकॉशंस हैं, वही इससे आपका क्योर कर सकता है। बाकी बात तो आप देख ही रहे हैं कि वैक्सीन हो या कुछ भी हो तो 100% उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो थोड़ा सा आप है, सारा कुछ प्रोसीजर चल रहा है, आप घर पे हैं, लेकिन थोड़ा अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना ध्यान रखें और अपने जो घर वाले हैं उनका भी ध्यान रखिए आप, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा मतलब सभी को पता है, कहने वाली बात नहीं है, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल रहिए, सिंसियर रहिए, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ठीक है। हाँ, आगे शुरू करते हैं। तो ये आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हो सकता है ये आपका देख लीजिए एक बार, सॉफ्टवेयर पायरेसी अलग, ये साइबर थेफ्ट की जो मैं बात कर रहा था इसको देख लीजिए एक बार, अगर कोई टर्म आपको ऐसा लग रहा हो जो कि मैंने डिस्कस ना किया हो, हालांकि छोटे छोटे इसीलिए मैंने ब्रीफिंग बस करी हुई है क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट है
नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। तो उसमें भी ये सारी चीजें आपकी डिटेल में डिस्कस होंगी। अब क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट हमें आगे लेकर जाना है, तो इस वजह से हम इसको ब्रीफिंग करे दे रहे हैं, सो दैट आप ये कॉमन टर्म्स हैं डेली लाइफ में, तो ये आपको पता होंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड नेटवर्क एंट्री एंड फ्रॉडलेंट alteration in computer databases are also computer crime for the theft of money। तो जो मनी और जो बैंकिंग की हम बात कर रहे थे, नीचे लिखा भी हुआ, that happens mostly in internet banking, ठीक है। the hackers electronically breaks the bank's mainframe system। तो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि सिक्योरिटी जो मैकेनिज्म या प्रोसीजर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट करता है बैंक, या जो भी आपका नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, उनको अगर ब्रेक कर लेता है, दैट इज क्रैकिंग, ठीक है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है और एक्ट भी है कि हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है, जो सिक्योर सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं, उसको हम ब्रेक कर ले जाएं, ठीक है। तो ये फ्रॉम नीचे भी दिया हुआ, एंड ट्रांसफर द फंड्स फ्रॉम सेवरल अकाउंट्स टू देयर ओन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर पायरेसी की अगर हम बात करें, ठीक है, आपको भी पता है बहुत ही सालों से चल रहा है कि सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। तो बोला भी जाता है ये, इसमें आपका एथिकल और अनएथिकल वाला भी पार्ट आ जाता है। हम सभी लोग करते हैं, क्या करते हैं कि ठीक है, जेन्युइन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसकी कॉपी ले आए और फिर क्या बोलते हैं कि उसमें जो उसका सीरियल की पड़ा हुआ है उसको हम लोगों ने क्रैक कर लिया। मतलब यही हुआ कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है या किसी भी डेवलपर का जो सॉफ्टवेयर है, उसने एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा रखी है, एक सिक्योरिटी प्रोसीजर लगा रखा है। उस सिक्योरिटी प्रोसीजर में क्या सर्टेन जो आपके अल्फा न्यूमेरिक एंट्रीज होती हैं, उनको करने के बाद, जिसको आप की बोलते हैं, उनको इंसर्ट करने के बाद ही या उनको लिखने के बाद ही हमारा आगे जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करता है। तो जनरली हम लोग भी क्या करते हैं कि ठीक है, सॉफ्टवेयर ले आए, ये बोला कि क्रैक पड़ा हुआ है, डाल दिया, तो दिस इज नॉट एथिकल, ठीक है। तो एथिकल और अनएथिकल में जो काफी डिस्कशन हुआ था उसको भी यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो जो भी डेवलपर होता है, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है कि ठीक है, उसने कोई एक नया सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और उस सॉफ्टवेयर पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उन राइट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर डेवलपर का अधिकार है कि वो कितनी कॉपी बना सकता है, किन किन को वो जो भी आपका उसके रिलेटेड जो भी उसको एडवांटेजेस चाहिए होंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, वो रेट डिसाइड करके आगे फॉरवर्ड करता है या सेल करता है या बिजनेस करता है, वट एवर दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में सारा मेंशन होता है, ठीक है। स्टिल जो ये क्रैक की जो हमने बात करी कि लोगों ने क्या किया, कॉपी बनाई उसकी, ठीक, कॉपी बनाने के बाद क्या किया, जो पायरेसी का मतलब ही हुआ कि कॉपी किया, ठीक है। तो कॉपी बनाया और उसका जो भी क्रैक है वो किसी तरीके से ले लिया और आगे स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो अ कंप्यूटर क्राइम, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी में भी आपका जो भी कंप्यूटर्स प्रोग्राम है या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई सॉफ्टवेयर है, इतना हम लोगों ने ईआरपी सिस्टम वगैरह देखा हुआ है, तो ईआरपी सिस्टम में भी हो सकता है कि भाई कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ईआरपी सिस्टम काफी स्ट्रांग है, सिक्योर है, तो उस पर्टिकुलर किसी भी तरीके से आपने एम्प्लॉइज को जो भी है किसी लालच में देकर सॉफ्टवेयर गेन कर लिया और सॉफ्टवेयर गेन करके उसके नंबर ऑफ कॉपी बनाई और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज ऑल्सो कंप्यूटर क्राइम। तो इट इज अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, इट इज अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर अ वैल्यूएबल एसेट फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो हमने बात करी शुरुआत में ही आपको बता दिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी ये नंबर ऑफ कॉपीज की जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज इलीगल। आगे भी दिया हुआ है, अनऑथराइज्ड कॉपिंग इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ आल्सो एंड इज ट्रीटेड एज इलीगल सिंस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ डेवलपर। ये मैंने अभी आपको जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो बात करी थी उसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ आपकी कंडीशंस, पेटेंट्स और जो भी जो रेट्स की बात कर रहे हैं या किसी अदर एडवांटेजेस की हम बात कर रहे हैं, वो सारा मेंशन होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉज एंड यूजर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब साइबर टेररिज्म की बात करते हैं। तो टेररिज्म की जो हम बात कर रहे हैं सबको पता है, ठीक है,
कि जैसे कि आतंकवाद की हम बात कर रहे हैं, तो एक जो मिलिट्री और जो फिजिकल आपका इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं जिसको आप टेररिस्ट एक्टिविटी बोलते हैं, वो आपकी साइबर या जो आपका रिलेटेड टू आवर कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कैसे करता है? जैसे कि लास्ट में इसमें एग्जांपल दिया होगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। एक आपका रोमानिया में कभी हुआ था 80s में साइबर टेररिज्म हुआ था। ठीक है, तो साइबर टेररिज्म में क्या हुआ था कि जो साइबर टेररिस्ट होंगे, ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज आती है, इसमें आगे मैंने लिखा भी हुआ है कि कुछ लोग बोलते हैं हैकिंग और साइबर टेररिज्म को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हैकिंग और साइबर टेररिज्म में डिफरेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, हैकिंग में क्या होता है, हैकिंग में साइलेंटली, ठीक है, कोई भी पर्सन आपके डेटाबेस को एज वेल एज आपका जो भी ऊपर भी हम लोगों ने देखा कि साइबर थेफ्ट की जो बात करी, आपके अकाउंट्स पे जो है डैमेज पहुंचाता है। बट साइबर टेररिज्म में हर तरह का मतलब जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो एग्जिस्ट कर सकता है, इवन फिजिकल आल्सो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फिजिकल कैसे हुआ, तो फिजिकल का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि रोमानिया का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो रोमानिया में क्या हुआ था, साइबर टेररिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, इलीगली जो एक्सेस गेन किया, किस चीज का इलीगल एक्सेस गेन किया, लाइफ सपोर्ट सिस्टम का। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम आप जानते ही हैं। ठीक है, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहां पर जरूरत होती है, जहां पर आपका ऑलमोस्ट जो रेगुलर हमारा एटमॉस्फेयर या जो एनवायरनमेंट वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि अंटार्कटिक जो रिसर्च स्टेशन था रोमानिया का, ठीक है, वहां पर करीब 60 के अराउंड आपके साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे। वहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम से ही वो जीवित थे। ठीक है, और इलीगली क्या किया कि पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंटरनेट को यूज करते हुए पूरा का पूरा उन्होंने गेन एक्सेस किया और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। तो जो मैंने बोला ना कि फिजिकल, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिजिकल कैसे हुआ, तो फिजिकल इसी तरीके से हुआ कि वहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने उसी को हैक करके उनको मारने की कोशिश करी। हाउएवर जो भी उनकी सिक्योरिटी जो प्रोसीजर्स थे या मॉनिटरिंग थी वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा, बट अटेम्प्ट हुआ। तो दिस विल कम अंडर द साइबर टेररिज्म। ठीक है, तो देख लेते हैं। इट इज द लिवरेजिंग, लिवरेजिंग का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स, देखिए इंक्लूड है इसमें, गवर्नमेंट्स कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर वाया द इंटरनेट। ठीक है, टू कॉज फिजिकल और रियल वर्ल्ड हार्म और सीवियर डिस्ट्रप्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आगे जो मैं बात कर रहा था कि हैकिंग से लोग रिलेट कर देंगे कि उन्होंने हैक कर लिया और ऐसा कर दिया, तो हैकिंग और जो ये साइबर टेररिज्म है इसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि ठीक है, इसमें जो निगेटिव इम्पैक्ट है, जो हार्म है, वो आपका हर एक लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, साइबर टेररिज्म में। लेकिन हैकिंग और जो क्रैकिंग की जो हम बात करते हैं उसमें साइलेंटली कोई पर्सन या कोई ग्रुप ऑफ पर्संस जो है किसी पर्टिकुलर अकाउंट को या किसी डेटाबेस को या कोई आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसमें किसी भी तरह के फिजिकल या इस तरीके का वायलेशन नहीं होता है जो आपको लगे कि एक तरीके से टेररिस्ट अटैक है। ठीक है, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ हैकिंग बिकॉज ऑफ द अनलाइकहुड। ठीक है, तो अनलाइकहुड का मतलब क्या होता है, अनहोनी। ठीक है, अनलाइकहुड ऑफ द creation of fear, significant physical harm or death in a population using electronic means, considering current attack or and protecting और टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैं बात कर रहा था। एग्जाम्पल ऑफ साइबर टेररिज्म occurred in Romania when cyber terrorists illegally gained access to the computers controlling the life support system at an Antarctic research station। द 58 साइंटिस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, जो एग्जैक्टली मैं 60 के अराउंड बोल रहा था। ठीक है, endangering the 58 scientists involved।
ठीक है, हाउ एवर कल्प्रिट्स वर स्टॉप्ड बिफोर डैमेज एक्चुअली अकर्ड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज साइबर टेररिज्म। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। ये प्राइवेसी इशू दिया हुआ है। ठीक है, प्राइवेसी इशू का मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था, जब एथिकल, अगर याद हो जो भी लोग इसमें अभी एट प्रेजेंट हैं, कि एथिकल और अनएथिकल में मैंने बहुत आपको इसमें एक्सप्लेन किया था कि किसी आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय भी है तो इस एम्प्लॉय को आप कितना हद तक मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर करने का मतलब क्या, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल मेल को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्राइवेसी इशू होते हैं। ठीक है, तो प्राइवेसी इशू में आपके जो भाई हर एक, चाहे वो एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, या हम अगर ब्रॉडली बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपके वेरियस डेटाबेसेस हैं, वेरियस इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, रिट्रीवल या ट्रांसफर, ठीक है, जो कि काफी इजी हो सकता है कई उसमें आपके सेक्टर्स में। तो वो इजी होने के बावजूद हमारा जो, अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो दैट विल बी नॉट राइट, दैट विल बी कंप्यूटर क्राइम। ठीक है, तो प्राइवेसी इश्यूज हैं, देखिए इसमें एग्जांपल के तौर पे ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल ईमेल आर बीइंग मॉनिटर्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन www में बी टैब्ड। ठीक है, तो ये क्या है, एम्प्लॉयज के लिए बात हो रही है या किसी एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है जिसका आप पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल कन्वर्सेशन जो भी किसी के साथ हो रहा है उसको आप टैप करें। ठीक है, unauthorized personal files can be created by collecting telephone numbers, email address, credit card number and other personal information। तो ये सारी चीजें हैं आपकी जो प्राइवेसी इश्यूज में आती हैं, यही जो आपके बाद में जो जितने भी साइबर अटैकर्स होते हैं वो इन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग का मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल बताया था, तो ये जितने भी आपकी जो एक्टिविटी है इनको मॉनिटर करके सोशल इंजीनियरिंग के बिहाफ पर, ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया था ना कि डेट ऑफ बर्थ आप ज्यादा यूज करते हैं, अपना पेट नेम ज्यादा यूज करते हैं, अपने घर का नंबर यूज करते हैं, या व्हाटएवर जो भी है, तो दिस इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग को यूज करते हुए जो भी उनके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उससे वो हिट करते हैं आपके जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, या जो आपने बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल देखा कि साइबर थ्रेट्स। ठीक है, 6 इज हेल्थ इशू। तो हेल्थ में आप देखिए जो एथिकल, फिर से मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ कि एथिकल और अनएथिकल का बार बार जिक्र हो रहा। एक डायग्राम मैंने कुछ बनाया था, आपको दिखाया था, उसमें तो 5-6 आपके उसमें पैरामीटर्स दिए हुए थे, तो उसमें हेल्थ भी था। ठीक है, तो हेल्थ का मतलब कि कैसे अफेक्ट करेगी हेल्थ के, तो कुछ इसमें टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन टर्म्स को आपको देखना है थोड़ा, हालांकि समझ में आपको ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा और डिटेल में अगर पढ़ना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब हेल्थ इश्यूज में, विद द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेरियस हेल्थ इश्यूज। अब हेल्थ इश्यूज आपको पता है ना, आप बोलते हो सबसे कॉमन क्या, ज्यादा देर कंप्यूटर सिस्टम पर नहीं बैठना, ठीक है, या बैठने के समय पोस्चर सही रखना। ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट आपका, जितना भी ज्यादा ज्यादा स्प्रेड आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो रही, कंप्यूटर सिस्टम यूज हो रहा है, उसी तरीके से आपके हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, with the widespread use of information technology, various health issues of end user are causing health problem, example job stress, neck muscles pain, eye strain, रेडिएशन एक्सपोजर एटसेट्रा। ये देखिए, ये तीन आपके सामने दी हुई है, ये जो आपकी प्रॉब्लम है जी। ठीक है, ये देखिए मस्कुलो स्केलेटन पेन दिया हुआ है, इट इज रिलेटेड टू मसल्स, आपका जो भी किसी भी आपका लिम्स का या ऑर्गन का जो भी इंटरनल आपका मसल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम CVS, ये टोटली आपका डिपेंडेंट होता है जो विजिबिलिटी की बात करते हैं कि क्या ब्राइटनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी आपका इम्पैक्ट डालता है वो आपका आईज पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। सेकेंड वन आर रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज, RSI, ठीक है। तो ये स्ट्रेस में आपका क्या है कि रॉन्ग आपका पोस्चर वगैरह है जिसकी वजह से आपका जैसे बैक पेन और ये सारी चीजें होती हैं। तो ज्यादा मेडिकल में हमें जाने नहीं जाना है, इनको आप देख लीजिएगा। मस्कुलो स्केलेटन पेन, जो आपका मस्कुलर पेन है, ठीक है, उससे आपका ये रिलेट होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट, अब ये इतना साइबर क्राइम या थेफ्ट जो भी आपका था या कंप्यूटर क्राइम, उसको एंड करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो हमारा होगा प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्लानिंग एज वेल एज जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। सॉर्ट आउट करने से पहले हमें क्या करना होगा? सॉर्ट आउट करने से पहले हमें प्रिकॉशनरी जो हमें देखना होगा कि कोई भी सेटअप, जैसे कि ऊपर आपका टॉपिक हाईलाइट कर रहा हूं मैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब तो बिल्कुल क्लियर होगा कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर सेक्टर में डील कर रही है, तो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे वो आपका उसका जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वो वेरियस जो फील्ड्स होती हैं उनको एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। तो जो फील्ड एक्सपेंड हो रही है उनको हम क्या नाम देते हैं? जनरली प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो उनको प्रोजेक्ट टर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो प्रोजेक्ट टर्म्स यूज करने से पहले, ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट है तो बोलते हैं ना कि प्रोजेक्ट चल रहा है, तो व्हाट इट मींस? प्रोजेक्ट चल रहा है तो प्रोजेक्ट को आप प्लान करेंगे और प्लानिंग के दौरान वेरियस पैरामीटर्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना होगा बिफोर इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपकी प्लानिंग है जिसमें आपको ये सारे पैरामीटर्स जो अभी नीचे हम डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें आपकी अप टू द मार्क चलनी चाहिए, या कहीं कोई आपका हम डेविएट हो रहे हैं अपने उससे, तो उसके क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सॉल्यूशंस की, ठीक है, वो हमें देखनी होती है। हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है? इसके बाद मैं ये स्टार्ट करता हूं। No, sir, no doubt. नो नो डाउट, डाउट सर। ठीक है, ठीक है। स्ट्रेंथ कम हो रही भाई, हाँ। तो जो प्लानिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्लानिंग वाला फेज देख लेंगे। प्लानिंग फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्लानिंग फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में एक टर्म आपका कॉमनली यूज होगा। वो टर्म हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिस्टम इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सबको पता है सिस्टम इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो यूजुअली होता क्या है? यूजुअली ये जो सिस्टम इन्वेस्टिगेशन है, इसको भी हम एक प्रोजेक्ट के तौर पर आपका यूज करेंगे, ठीक है। जिसमें हमें करना क्या होता है सिस्टम इन्वेस्टिगेशन में? जैसे कि प्रोजेक्ट की जो हम बात कर रहे थे कि हमें एक्सपेंड करना है, या मान लीजिए न्यूली हमें कोई सेटअप करना है, तो उन सेटअप्स में ग्रुप ऑफ पर्संस होंगे। वो क्या करेंगे? जो भी पॉलिसी डिसाइड हुई होगी या जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुआ होगा, उस ऑब्जेक्टिव को गेन करने या उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज सिस्टम इन्वेस्टिगेशन। तो सिस्टम इन्वेस्टिगेशन में आपके जैसे कि वेरियस पॉइंट्स आते हैं, लाइक पहले हो गया आपका फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। तो जैसे कि फिजिबिलिटी आपको पता है कि क्या क्या चीजें हमें फिजिबल हैं, और अगर उसमें जो हम गोल और ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं वो फिजिबिलिटी से अगर डेविएट हो रही है, तो उसके हम अल्टरनेटिव्स डिसाइड करेंगे कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स फॉर दैट पर्टिकुलर टारगेट, ठीक है। तो कुछ आपकी फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडीज में भी आपके कई सारे पैरामीटर्स आते हैं, लाइक टेक्निकल फिजिबिलिटी हो गई, एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हो गई, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हो गई, एंड लास्ट वन आई थिंक ऑर्गेनाइजेशनल
फिजिबिलिटी। तो इनको हम देखेंगे डिटेल में कि व्हाट इट मींस। ठीक है, तो थोड़ा सा ये नोट्स ओपन कर रहा हूं मैं। The life cycle of system vary greatly in terms of length। इसका क्या मतलब हुआ? The life cycle of system, सिस्टम की बात कर रहे हैं, वेरी ग्रेटली इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में ही कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ आपकी या डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जनरली एक किसी पर्टिकुलर फील्ड या डोमेन या किसी सेक्टर से शुरू करते हैं, फिर वो एक्सपेंड करते हैं, वेरियस जो आपके सेक्टर से उसमें मूव करते हैं। ठीक है, तो वही चीज दी हुई है यहाँ पर कि जो लेंथ की बात हो रही है वो तो आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, जो भी लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी जरूरतें हैं और बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं उन जरूरतों के अकॉर्डिंग, और एंटरप्राइज या कोई ऑर्गेनाइजेशन उन सारे सेक्टर्स में मूव करने की कोशिश करेगी अगर वो हर एक सेक्टर में सक्सेसफुल होती चली जा रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन दी है, द फर्स्ट 4 phases ऑफ दिस साइकिल में बी टर्म द सिस्टम इन्वेस्टिगेशन। तो मैंने भी बोला था ना आपको, सिस्टम इन्वेस्टिगेशन फेजेस। तो सिस्टम इन्वेस्टिगेशन फेजेस में जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि फिजिबिलिटी स्टडी है, और फिजिबिलिटी स्टडी में भी आपके कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, लाइक टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। The large and medium-sized organizations usually have full-time systems investigation specialist। जो मैंने अभी आपको बोला था कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे, तो उनको हम एक्सपर्ट का नाम देंगे, उनको स्पेशलिस्ट का नाम देंगे, जो कि हर एक जो आपका फिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिबल टेस्टिंग ओनली। ठीक है, फिजिबिलिटी टेस्टिंग ओनली, इंक्लूडिंग प्रोग्रामर्स एंड एनालिस्ट। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपर्ट होंगे जिनको हम एक्सपर्ट सिस्टम कह सकते हैं, पता है हम लोगों को। अ सिस्टम इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व्स पीपल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स द कॉमन गोल ऑफ इंप्रूविंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट या प्रोग्रामर या एनालिस्ट, कुछ भी जो वेरियस आप टर्म दे रहे हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका काम क्या होता है? उनका काम यही होता है कि जो भी हमारे गोल्स हैं, उन गोल से जुड़े हुए जितने भी लोग, गोल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ प्लान आउट करें। ठीक है, और प्लान आउट करने के बाद हम कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स एक जो पॉलिसी की जो हम बात करते हैं, जो गोल्स की हम बात करते हैं, उस पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते चले जाना, सब कुछ ओके चल रहा है। ठीक है, नहीं है तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स या पॉलिसीज में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या जो हमारे पास पीपल्स हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, या उनको स्किल्ड जो भी हमारे पास पर्सन्स होंगे उनकी कैपेबिलिटीज को और डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी आपको पता है कि क्या चीज हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, और अगर फिजिबल नहीं है तो उसके क्या अल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद है, सो दैट हम सिमिलर टू अवर ऑब्जेक्ट्स गेन कर सके। ठीक है, द सिस्टम्स डेवलपमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, देयरफॉर द सिस्टम्स इन्वेस्टिगेशन स्टेज requires a preliminary study called a feasibility study। ठीक है, तो बिफोर, जैसे कि बात इम्प्लीमेंटेशन, जो टर्म स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि इम्प्लीमेंटेशन भी जुड़ा हुआ है, तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले प्लानिंग है, तो प्लानिंग में भी आपका क्या पार्ट आ रहा है? फिजिबिलिटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया गया है कि हमारा कॉस्ट और जो मनी है वो इन्वॉल्व है, तो मनी अगर इन्वॉल्व है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, सो दैट हमारा किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस ना हो या ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल लॉस ना हो। A feasibility study is a preliminary study that investigates the required information for prospective users, resources required, cost, benefits and feasibility of proposed project। ठीक है, तो जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत होगी, किन किन स्किल्ड पर्सन्स की जरूरत होगी,
क्या कॉस्ट आएगी और कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या बेनिफिट आएगा। तो एक एनालिसिस आगे आप देखेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है वैसे, हालांकि आपको क्लियर हो रहा होगा इसी से कि कॉस्ट बेनिफिट्स यानी कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारा बेनिफिट वो एग्जैक्टली हम फिजिबल है हमारे पास या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं ना कि 10 रुपए आपने लगाए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10 रुपए किसी चीज में इन्वेस्ट करने पे आपको अगर 12 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज ओके। ठीक है, 10 रुपए लगाकर आप 1,000 गेन करने की कोशिश करें या आपका ऑब्जेक्टिव हो, तो ये आपका कंपेटेबिलिटी नहीं है उसमें। ठीक है, सेम इसी का रिवर्स अगर देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर आ जाए, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, करोड़ों खर्च कर रही है, तो अगर करोड़ों खर्च कर रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बेनिफिट्स हैं वो उसी रेशियो में मिलने चाहिए। ठीक है, और वो उन बेनिफिट्स को अचीव करने से पहले हमें सारे के सारे पैरामीटर जो कि फिजिबिलिटी की, जहां कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले सारे प्रोस कॉन्स देख लेने चाहिए, या कुछ आपके जो चेंजेस हैं या ट्रेनिंग है, जो भी आपकी कॉस्टिंग है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है या बढ़ाना पड़ेगा बजट, बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये आपका प्रोपोज्ड कॉस्ट हो गई। तो पहला हमारा जो शुरू कर रहे हैं कि टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी आपको पता है कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरफेसेस का काम क्या है, जैसे कि आप यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको पढ़ाया कि सामने सब कुछ आपके पास रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, बट उसको आप यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक इंटरफेस जरूरी है। तो इंटरफेस कॉमन, अब क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे ट्रेंड या स्किल्ड जो पर्सन्स होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वही तो उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर की या हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम ईआरपी की बात कर रहे हैं, तो ईआरपी की जो हम लोगों ने बात करी उसका होता क्या, वो तो टोटली कस्टमाइज्ड होता है ना। कस्टमाइज्ड का मतलब क्या हुआ, कस्टमाइज का मतलब ये हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं, जो एग्जीक्यूशंस हैं स्टेप्स के, उन ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स के करस्पॉन्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसीलिए होते हैं, जो आपके डेवलपर्स की हम बात कर रहे हैं, तो डेवलपर्स जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर वेरी करता है, वो क्यों करता है, क्योंकि उनकी नीड या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो प्रोसेसिंग होती है, जो एग्जीक्यूशंस होते हैं ऑपरेशंस के, वो सारे वेरी करते हैं। ठीक है, तो इन हाउस एप्लीकेशंस की बात करते हैं या इन हाउस डेवलपमेंट की भी बात हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहां पर होंगी, फिजिबिलिटी में होंगी। ठीक है, कि मार्केट में ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमें क्या है, इन हम प्रोसीजर्स को तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, अच्छा सब कुछ हमारा बिजनेस ऑपरेशन प्रॉपरली वर्क करेगा, बट कुछ आपके उसमें अनकवर रह जा रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना, तो करना क्या है कि भाई किसी वेंडर को आपने सब कुछ बैठ के उसको प्लान समझाया, अपनी रिक्वायरमेंट समझाई और उसने बनाकर आपको दे दिया, या आपके पास स्किल्ड पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन के पास स्किल्ड पर्सन है, तो इन हाउस एप्लीकेशन से इन हाउस डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। इट इवेल्युएट्स वेदर इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम लोग क्या है हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से जुड़े हैं, तो हम लोगों का दिमाग कहां पर जाता है, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेटवर्क से रिलेटेड जो आपके हार्डवेयर हो सकते हैं उस पर फोकस करते हैं, सॉफ्टवेयर पे फोकस करते हैं, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। ठीक है, तीन ही चीजों पे घूमता है। ठीक है, बट जब अगर हम ओवरऑल अगर बात करेंगे, ठीक है, जैसे मैकेनिकल में आप चले जाएं तो उसमें मशीनरी है। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मशीनरीज में जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहे हैं, ठीक है, वो प्रोडक्शन की क्वालिटी, टाइम, ठीक है, और जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो क्या है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी फिजिबिलिटी स्टडी में ही आएगा, टेक्निकल जो फिजिबिलिटी होगी। इट इवेलुएट्स वेदर इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिजिबिलिटी हो रही है क्या, कि इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, अगर नहीं है तो उनको डेवलप कराना पड़ेगा, डेवलप कराना पड़ेगा या परचेज करना पड़ेगा, तो उसकी क्या कॉस्टिंग होगी। ठीक है, और इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर, इन ब्रैकेट लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर वेदर इट कैन बी डेवलप्ड that have the technical capabilities required by each alternative
डिजाइन बीइंग कंसीडर्ड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है जो ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसको हम अल्टरनेटिव्स के नाम दे रहे हैं, कि शुरुआत में ही मैंने बोला कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है, और अगर इस गोल को हम 100% अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अल्टरनेटिव्स क्या है, वही चीज लिखी हुई है। हैव द टेक्निकल कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड बाय ईच अल्टरनेटिव डिजाइन बीइंग कंसीडर्ड। ठीक है, इट आल्सो कंसीडर द इंटरफेसेस बिटवीन द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड द न्यू सिस्टम। ठीक है, पहली बात क्या हो गई कि हमें परचेज करनी है, डेवलप करनी है। दूसरी बात क्या हो रही है कि हमारे पास ऑलरेडी कोई सिस्टम है, कोई सॉफ्टवेयर है, या कोई हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, बट जो हमारा नया है उन नए सिस्टम्स के साथ इसका जो इनकॉर्पोरेशन होगा वो इंटरफेस अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स दैट हैव डिफरेंट सर्किटरी स्पेसिफिकेशन कैन बी इंटरकनेक्टेड and software programs cannot pass data to other programs if they have different data formats or coding systems। ठीक है, जैसे सर्किटरी का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है उसी तरीके से आपका सॉफ्टवेयर का दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, आपका नया सिस्टम क्या है, नया सिस्टम में आपका फाइल फॉर्मेट्स या डेटा फॉर्मेट्स कुछ आपके डिफर कर गए। डिफर करने में क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग हमारा प्रोग्राम है, एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर है, वो उसके साथ इनकॉर्पोरेट नहीं हो सका। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया कैन नॉट पास डेटा टू अदर प्रोग्राम। डेटा का मतलब क्या है, एज एन इनपुट, एज एन आउटपुट, जो भी है वो पास सब्सिक्वेंट फेजेस में एग्जिस्टिंग जो हमारे पास प्रोग्राम है उस पर नहीं हो सका। ठीक है, तो नहीं हो सकने वाली बात पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, मतलब ये देखना है हमारा फिजिबिलिटी, जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है उसमें देखना है कि क्या ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो फिजिबिलिटी पहले देख लेते हैं। सिर्फ एजम्पशंस पे सारी चीजें नहीं होंगी कि ठीक है हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि नहीं लगभग सिमिलर है तो हम इसको इजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। जरा सा भी आपका कहीं चेंजेस होते हैं, कंपेटिबिलिटी इशू आता है, तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो हमारा फेल होगा, आपको टोटली नया सिस्टम की जरूरत होगी। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? प्रांजल आज नहीं बोल रहा, प्रांजल है कि नहीं? आया तो था प्रांजल, कहाँ चला गया? चलिए खैर, जितने लोग प्रेजेंट हैं ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। जरूरी होता ना, कभी कभी नेटवर्क में डिस्टर्ब हो गया, पता चला हम इधर से बोल रहे हैं उधर कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए, if the personnel do not have these skills they may be trained, ये शुरुआत में मैंने बोल दिया था, may be trained or new employees or consultants may be hired who have the expertise। ठीक है, तो उसमें कई सारे आपके सारी चीजें देखी, स्किल्ड पर्सन्स हैं, सिर्फ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है तो आपने क्या किया हुआ, उन पर्सन्स को ट्रेन किया, आपका काम चल गया। ठीक है, तो ये फिजिबिलिटी में हो गया कि ठीक है हमारे पास जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉइज हैं, दे कैन हैंडल न्यू सिस्टम या दे कैन ऑपरेट न्यू सिस्टम। ठीक है, some sort of training will be required and entire new system will be functional। ठीक है, अदरवाइज कि ठीक है हमारे पास जो स्किल्ड पर्सन्स हैं इनसे काम नहीं चलेगा तो हम नए एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं या आउटसोर्स कर सकते हैं कंसल्टेंट जिनके पास हमारे पास एक्सपर्टीज है। रेगुलर हमें एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं पड़ रही तो हम कंसल्टेंट को हायर कर लेंगे जो कि एक्सपर्ट एडवाइसेस या एक्सपर्ट जो भी ऑपरेशंस है टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, so this is technical feasibility, it is all about functions of business process। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। सबको पता है इकोनॉमिक टर्म आ गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक टर्म में आपका जैसे कि फिजिबिलिटी की हम बात करें तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में शुरुआत में मैंने बोला था कि जो भी हमारे पास स्टार्टिंग में जो गोल्स होते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, उन पॉलिसीज के बिहाफ पर हमारा बजट भी डिसाइड होता है। ठीक है, तो उन बजट्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या कॉस्ट है और कॉस्ट बेनिफिट जो एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आपकी एग्जिस्ट कर रही है कि कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और
उस इन्वेस्टमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या बेनिफिट्स की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहाँ पर आपकी फिट बैठती है। ठीक है, तो हर एक प्रोजेक्ट में क्या कॉस्ट एसोसिएटेड होगी और उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक feasibility studies involves an analysis of the cost and benefits associated with each project alternatives. With cost benefits analysis, all cost and benefits of acquiring and operating each alternative system. ये समझिएगा, all cost and benefits of acquiring and operating each alternative system are identified and a comparative statement is prepared. तो ये जो आपके पास लाइन दी हुई है, ये सारी चीजें कि बोलते हैं ना कि हम लोग कभी कोई प्रोसेस या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती चली जा रही है। तो कॉस्टिंग अगर बढ़ती चली जा रही है तो ये सारी अभी हमने इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है। तो अगर हमें लग रहा है कि नहीं इससे कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, अदर अल्टरनेटिव ट्राई करते हैं। और एक कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं उनको समराइज करेंगे, उनको स्टडी करेगा हमारा एक्सपर्ट। और जो भी कंपनी का जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी कंपनी का बजट है उस बजट में जो भी बेस्ट सुटेबल जो हमारा अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट होगा उसको यहाँ पर एज ए समरी पुट करेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी मान लीजिए एमडी है, एसयूई की हम बात करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि विच प्रोजेक्ट शुड बी टेकन। ठीक है, तो दिस इज योर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इसमें कई सारे स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें देखना है। ठीक है, क्या है द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, घूम फिर के बात वही आ रही है। देख लेते हैं टर्म है क्या क्या, इसमें यूज क्या क्या हो रहे हैं टर्म आपके। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें देखिए, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट of each alternative, the expected cost of each alternative are compared with its expected benefits to ensure that benefits will exceed cost। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या दिया हुआ है कि जो भी हमने कॉस्ट यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर जो भी हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो बेनिफिट्स क्या होंगे उस कॉस्ट से डेफिनेटली आपका ज्यादा होगा। ठीक है, अब ज्यादा क्या होगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ज्यादा होने का मतलब यही है कि एक रेशियो होगा कि कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे एक मोटी सी बात यहाँ पर ये आ रही कि बेनिफिट्स जब आपने उठाकर देखे पूरा फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद कि क्या हमारा एक्सपेंसेस हैं, क्या इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद जब बेनिफिट निकाला तो बेनिफिट मस्ट बी एक्सीड द कॉस्ट इनकर्ड या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, then the cost benefits ratio, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ, then the cost benefits ratio of each alternative is compared with the cost benefit ratio of the other alternatives। ठीक है, तो जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, मैं शुरुआत में आपको बोलता चला आ रहा हूं कि जो भी अल्टरनेटिव्स हैं उन सब की एक समरी बन रही है। अब यहाँ पर जो हमारा फोकस है वो फोकस है कॉस्ट बेनिफिट पे। ठीक है, उसी रेशियो पे, to identify the alternatives that is economically the most attractive। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी में आ गई जिसको हमने इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी बोली। सेकंड पॉइंट है, also the comparison is made about whether the organization could spend its money other than on systems project। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑल्सो द कंपैरिजन इज मेड अबाउट वेदर द ऑर्गेनाइजेशन कुड स्पेंड इट्स मनी अदर देन ऑन सिस्टम प्रोजेक्ट्स। ठीक है,
तो जो भी हमारा है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जो भी हमारे पास समरी निकल कर आई, अट्रैक्टिव निकल कर आया, या दूसरा हमारा है कि कंपैरिजन किया गया कि जो भी है ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल है कि जो भी हमारा सिस्टम प्रोजेक्ट आपने लेके रखा हुआ है उसमें स्पेंड करने के लिए। ठीक है, तो यहां से आपकी पहले टेक्निकल हो गई, फिर आपकी ये इकोनॉमिकल हो गई, और इस इकोनॉमिकल के बाद ही हमारा देखिए ऑपरेशनल फीजिबिलिटी है। जब यहीं पर यस और नो हो जाएगा कि ठीक है हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल जो फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अवेलेबल। इसके बाद फंड की बात कर ली, फंड के बाद हमें ऑपरेशनल फिजिबिलिटी देखनी होगी कि क्या हमारा ये सारा ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैं डाउट क्लियरिंग सेशन रख रहा हूं। अगर स्टिल ये जो सामने अभी रिसेंट जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इस एक्सप्लेनेशन में किसी को कुछ पूछना है? नहीं, स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, 20 लोग हैं। मैं वन बाय वन पूछे ले रहा हूं। अगर किसी को डाउट है, डाउट क्लियरिंग सेशन कर लेते हैं। अभय पटेल, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा तो आप लोग अपना रिस्पांस दीजिएगा। जो लोग नहीं है एक्टिव कोई बात नहीं है, जो लोग एक्टिव हैं यस नो जो भी है बोल दीजिएगा। अभय पटेल, अंशुमान, No, sir. No doubt. ओके, अविनाश, Sir. डलक, No, sir. No. जैनेन्द्र, मलिक, मयंक, ओके, रत्नेश, No, sir. ऋषभ, No, sir. ऋतु, सौरभ, शिवम, No, sir. शिवांश, No, sir. श्रुति, No, sir. श्याम, No, sir. सुरभि, सुरुचि, No doubt, sir. उदय, No doubt, sir. विनय, No doubt, sir. विश्वास। No doubt, sir. चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एंड कर रहे हैं फिर, ठीक है। ओके सर।